रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। जेल में बंद किया गया, इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो सोशलिस्ट थी। आज की दास्तां है एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा की जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक शहीद अदाकारा कहलाई। इनकी लाजवाब अदाकारी को आज भी दर्शक याद किया करते हैं, पर आखिर इस खूबसूरत अदाकारा ने ऐसा क्या कर दिया कि अपने खुद के ही देश में अपनी ही सरकार ने इनको दिल दहला देने वाली सजा दी। क्यों इन्हें तड़पा तड़पा कर मरवा दिया गया। मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं कि आज जब आप इस अभिनेत्री की पूरी जीवन की कहानी सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू खुद ब खुद निकल उठेंगे। आखिर क्यों इस खूबसूरत अभिनेत्री को अपने ही मलमूत्र में रहना पड़ा। इन्होंने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि इस अदाकारा को सभी के सामने निवृत्त कर दिया गया था। ऐसे इस अभिनेत्री की मौत के बाद भारत के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा गया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम। तो आइए इस अदाकारा की पूरे जीवन की प्रताड़ना भरी जिंदगी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। आज हम बात कर रहे हैं स्नेहा लता रेड्डी की, जिनका जन्म वर्ष 1932 को आंध्र प्रदेश के एक धर्मांतरित ईसाई परिवार में हुआ। वैसे तो इनका परिवार पीढ़ियों से हिंदू था, पर जब स्नेहा का जन्म हुआ तो इनके परिवार ने हिंदू से ईसाई धर्म अपना लिया था। रही बात इनके परिवार की, तो इनका परिवार बेहद तंगी, गरीबी और दुख तकलीफ में ही जीवन व्यतीत कर रहा था। पर इस गरीबी के बीच भी इनके परिवार ने स्नेहा को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्नेहा ने अभी स्कूल जाना ही शुरू किया था कि उनके मन में सिर्फ एक ही बात रहती कि कम से कम मैं पढ़ लिख कर इतना तो बन जाऊं कि अपने परिवार को जीवन सरलता से तो व्यतीत करवा सकूं। तो स्नेहा का बचपन गरीबी में भले ही बीत रहा हो, पर इनके मन में बचपन से ही कुछ कर दिखाने का जुनून पनपता रहा। थोड़ा सा समझदार हुई तो इन्होंने अपने आसपास अंग्रेजी हुकूमत का जुर्म देखा। शायद यही कारण था कि स्नेहा इन सभी वजहों से काफी क्रांतिकारी और बगावती हो गई थी। उनके मन में हमेशा से सिर्फ यही बात चलती कि कैसे मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, और दूसरी बात थी तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत। शायद यही कारण होगा कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपना ईसाई नाम बदलकर अपना हिंदू नाम स्नेह लता रख लिया। हमेशा हमेशा के लिए क्रिश्चियन वेशभूषा का परित्याग कर दिया और भारतीय वेशभूषा को अपना लिया। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता को देखकर उनके मन में हमेशा से ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत बनी रहती। हाँ, मगर उन्होंने कभी भी अहिंसा का रास्ता नहीं चुना। पढ़ाई के दौरान वो अक्सर आजादी पर आधारित नाटकों में हिस्सा लेती। ताकि जैसे भी हो लोगों को आजादी के अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए। अब ये नाटकों का सिलसिला स्नेहा की अति रुचि में बदल गया था। इधर कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हुई तो स्नेहा लता ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस थिएटर ग्रुप का नाम था मद्रास प्लेयर। ये उस समय का बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप था। इस थिएटर ग्रुप में अक्सर बड़े बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक आया करते थे और अपनी फिल्म के लिए कलाकारों का चयन किया करते। उन्हीं दिनों वहां पर कन्नड़ तेलुगु फिल्म निर्देशक पट्टामी राम रेड्डी आए। वहीं पर उनकी मुलाकात स्नेहा लता से हुई और ये मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं लगा। शायद इसका कारण ये भी था कि स्नेहा लता एक अच्छी एक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छी पाठ कथा लेखिका भी थी और दोनों के विचार इतना मेल खाते कि पलक झपकते ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वैसे दोनों के परिवारों को ये रिश्ता कबूल नहीं था, पर स्नेहा ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी के बाद स्नेहा लता रेड्डी फिल्मों में काम करने लगी। ये सभी के सभी फिल्में समाज में चल रही कुप्रथाओं पर ही आधारित रहती। हाँ, इनमें अधिकतर फिल्में तो इनके पति के द्वारा ही बनाई जाती। इन कुप्रथाओं को फिल्मों के माध्यम से इस नासमझ समाज को समझाना बेहद मुश्किल था। शायद यही कारण था कि इनकी फिल्मों का हमेशा विरोध होता। पर स्नेहा लता ने
अपने तरीके से समाज को जागरूक करने की तो ठान ली थी। भले ही उनकी फिल्मों का विरोध हो, उन्होंने फिल्में बनाना कभी बंद नहीं किया। तभी उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसे आज तक की कन्नड़ सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्म माना गया। इस फिल्म का नाम था संस्कारा। वर्ष 1971 को इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर बहुत बवाल हुआ। मद्रास सेंसर बोर्ड ने 4 वर्षों तक इस फिल्म के रिलीज पर ही रोक लगा दी, पर उसके बावजूद स्नेहलता ने हार नहीं मानी। वो अदालत गईं और अदालत के फैसले के बाद इस फिल्म से रोक हटा दी गई। 4 वर्षों की रोक के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों का भारी हुजूम फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ा। इस फिल्म के रिलीज होने के साथ ही अवार्डों की बौछार भी होने लगी। ये सभी के सभी पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। हाँ, अब स्नेहलता रेड्डी को एक राष्ट्रीय अदाकारा के रूप में जाना जाने लगा था। फिल्म की सफलता के बाद स्नेहलता ने मद्रास और बेंगलोर में थिएटर की स्थापना की। इन थिएटर के माध्यम से स्नेहलता ने समाज में चल रही कुप्रथाओं को हमेशा उजागर कर दी। इन्हीं सब के चलते स्नेहलता की इमेज पूरे भारतवर्ष में एक अदाकारा के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता की भी हो रही थी। अब स्नेहलता का नाम राजनीति के बड़े बड़े गलियारों में गूंज रहा था। शायद इसी के चलते इनकी और इनके पति की पहचान राजनीतिक धुरंधर जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। जॉर्ज फर्नांडिस उन दिनों एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक अच्छे राजनीतिक थे। कुछ ही दिनों बाद जॉर्ज फर्नांडिस से इनकी अच्छी दोस्ती हो गई, पर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये दोस्ती एक दिन स्नेहलता के लिए नरक का द्वार बन जाएगी। साल था 1975 और वो 25 जून की काली रात थी। शायद भारत देश के इतिहास की इस काली तारीख से ही इनके जीवन में घोर अंधेरा आने वाला था, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश को रेडियो पर संबोधित किया। देश में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अब आपातकाल लगने के बाद नागरिकों पर देश के खिलाफ बोलने पर पाबंदी लग गई थी। राजनीति से जुड़े छोटे बड़े सभी नेताओं और अभिनेताओं को जबरन जेल में पकड़ पकड़ के डाला जा रहा था और उन्हीं नेताओं में एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। इंदिरा गांधी के लिए नाम नकेल बन गया था। किसी भी हाल में उन्होंने आदेश दे दिए थे कि जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़कर लाना ही लाना है। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस को बंदी बनाया जाना इसलिए भी आवश्यक था कि आपातकाल के पहले रेलवे कर्मचारियों की बेहतर सुविधाओं को लेकर जॉर्ज फर्नांडिस हड़ताल कर चुके थे और यह हड़ताल दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी। उनकी बेटी बताती हैं कि आपातकाल के दौरान स्नेहलता की मुलाकात अपने राजनीतिक दोस्त जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरी रूपरेखा स्नेहलता को बताई। वो किस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मूवमेंट चलाने वाले हैं। कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा राज खत्म करना है। पर स्नेहलता को जॉर्ज फर्नांडिस का प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका कारण यह था कि स्नेहलता अहिंसावादी थी। उन्हें हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जॉर्ज फर्नांडिस हिंसा की बात कर रहे थे। शायद इसीलिए स्नेहलता रेड्डी ने अपने आप को जॉर्ज फर्नांडिस से बिल्कुल अलग कर लिया। इधर इंदिरा गांधी फर्नांडिस को पकड़ना चाह रही थी। स्नेहलता रेड्डी और जॉर्ज फर्नांडिस की दोस्ती की खबर सरकार तक पहुंच गई थी। इंदिरा गांधी ने जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ने के लिए शिकंजा कसा और अंततः उन्होंने जॉर्ज की दोस्त स्नेहलता को पकड़ा। तो 27 अप्रैल 1976 की वो रात जब स्नेहलता और उनके पति किसी काम के सिलसिले में बेंगलोर के लिए रवाना हुए। शायद ये वो समय था जब स्नेहलता के जीवन में बुरे वक्त ने दरवाजा खटखटा दिया था। दरअसल इधर ये दोनों एक साथ मद्रास पहुंचे और उधर बेंगलोर में इनके घर पुलिस पहुंच गई। दरवाजे पर खट खट की आवाज हुई। स्नेहलता के बेटे ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, टेलीग्राम है सर,
इधर दरवाजा खुला और पुलिस के कर्मचारियों ने भूखे भेड़िए की तरह अंदर घुसकर पूरे घर को तितर बितर कर दिया। घर वालों को उस रात पूछताछ के नाम पर खूब टॉर्चर किया गया। सब चेक किए सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं सर आपको। जब सुबह स्नेहालता रेड्डी घर पहुंची तो पुलिस ने उनके घर से थोड़ी दूर पर ही उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। स्नेहालता अभी घर नहीं पहुंच पाई थी। उनसे कहा गया थोड़ी सी पूछताछ करनी है, आप थोड़ी देर के लिए थाने चली चलिए। पति से कहा गया आप घर जाइए, हम अभी खुद ब खुद इन्हें घर छोड़ जाएंगे। उसके बाद स्नेहालता रेड्डी को कार्टर हाउस ले जाया गया। उस रात स्नेहालता वापस नहीं आई और इसी तरह 3 रातें गुजर गईं। पति और परिवार को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर स्नेहालता रेड्डी के साथ क्या हो रहा है। बड़ी कसमकस के बीच उनके पति को 3 दिन बाद ये पता लगा कि उनकी पत्नी को बड़ोदरा डायनामाइट केस में मुख्य दोषी बनाया गया है। कहा गया कि स्नेहालता रेड्डी संसद भवन और कुछ सरकारी मंत्रालयों को बम से उड़ाने की योजना बना रही हैं। इसके साथ ही स्नेहालता रेड्डी पर मीसा एक्ट भी लगाया गया। ये एक्ट था जिसमें आपातकाल के समय सरकार के खिलाफ बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। किसी एक ग्रुप को कंट्रोल करते हैं तो कल दूसरा कोई सर उठा लेता है। पर शायद अब तक स्नेहालता रेड्डी के साथ जो भी हो रहा था वो एक नाटक था। असल बात शायद ये थी कि उस समय इंदिरा जी स्नेहलता को डरा धमकाकर जॉर्ज फर्नांडिस का पता निकलवाना चाह रही थी। पर स्नेहलता कुछ जानती हो तो बताएं। अब इंदिरा गांधी ने उन्हें बेंगलोर सेंट्रल जेल भेज दिया। स्नेहलता रेड्डी को अन्य कैदियों से अलग रखा गया। ये काल कोठरी थी। अगर साथ देने को कोई था तो वो था अंधेरा। ये इतनी छोटी जगह थी कि एक व्यक्ति पूरी तरीके से लेट भी नहीं सकता। हमारे और आपके लिए कल्पना कर पाना भी कठिन है। इस छोटे से कमरे में मल मूत्र करने के लिए सिर्फ एक छेद था। हाँ, रोशनी की तो बात करिए ही नहीं। कहीं से भी एक भी सूर्य की किरण अंदर नहीं आ सकती थी। अंदर अगर कुछ था तो मच्छर, कीड़े मकोड़े, गंदगी और एक अजीब तरीके की सड़न। ऐसी नरक भरी जिंदगी जिसे सोच पाना भी हमारे रूह को कपा देता है। आपको बता दें कि स्नेहालता रेड्डी को बचपन से ही सांस की बीमारी थी। सोचिए, अस्थमा की एक गंभीर मरीज स्नेहालता उस सड़न में जीवन गुजार रही थी। उसी काल कोठरी में वो मलमूत्र करती। उसी काल कोठरी में स्नेहलता एक बेगुनाह होने के बाद भी अपराधी का जीवन जीने में मजबूर थी। अभी आप रुकिए, शायद अभी प्रताड़नाएं कम थी, क्योंकि जेल में एक टॉर्चर रूम भी था जहां उन्हें ले जाकर पूछताछ के नाम पर उनके सारे कपड़े उतरवा दिए जाते। अगर स्नेहा मना करती तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाते, उन्हें दम भर के पीटा जाता और जबरन सभी के सामने उन्हें नंगा रखा जाता। शायद उन रातों को क्रूरता भी अपने आप में डरने लगी होगी। स्नेहालता रेड्डी को कैद में बद से बदतर खाना दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ दिन रात यही पूछा जाता, जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ है? और रोती बिलखती स्नेहालता रेड्डी सिर्फ यही कहती, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर शायद ये सजा उनकी दोस्ती का मुआवजा थी। वो क्या जवाब देती? स्नेहालता रेड्डी की इस बेरहम सरकार ने एक न सुनी। ऐसे गला घुटेगा, हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचलती जाएगी। ऐसी ऐसी रोज यातनाएं दी जिनका अंत सिर्फ मौत हो सकता था। आपको बता दें कि इस जेल में उस जमाने के जाने माने नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी कैद थे। ये सब अक्सर रात में एक महिला के चीखने की आवाज सुनते। ये आवाजें इतनी ज्यादा यातनाओं वाली थीं कि ये सब सुनकर उनके माथे पर भी भय के मारे बल पड़ जाया करते थे। उन्हें बाद में पता लगा कि ये आवाज अदाकारा स्नेहालता रेड्डी जी की है। स्नेहालता रेड्डी जी ने अपने कैद के दौरान अपने अनुभवों को कागज के पन्नों में बयां किया।
जिसे बाद में कर्नाटक मानवाधिकार आयोग ने अ प्रिजन डायरी के नाम से पब्लिश किया। उसमें लिखा था, ये वो जगह है जहां एक इंसान भी पर्याप्त से नहीं रह सकता। इतना जुल्म और यातना सहन करके स्नेहा लता मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ चुकी थी और ये कमजोरी अस्थमा की वजह से 4 गुना तकलीफ दे रही थी। शायद वो मौत की गुहार लगा रही थी। कौन सा ऐसा दिन हो कि उन्हें मौत आ जाए। बीमार स्नेहा लता को निर्दयी जेल के अधिकारी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधा नहीं मुहैया कराते। इधर इनका पूरा परिवार इस बात के लिए व्याकुल था कि कब तक स्नेहा लता को जेल में रखेंगे। आखिर कौन सा ऐसा दिन होगा जब वो घर आएंगी। कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था। एक दूसरे को तसल्ली देते देते 8 महीने बीत गए थे। तभी एक दिन एक अनजान फोन आया। इस फोन को उनकी बेटी नंदा रेड्डी ने उठाया। अगली आवाज उनकी माँ स्नेहा लता की थी। किसको दोष दोगे? थोड़े दिन तो रह गए हैं। नंदा रेड्डी कहती हैं, आज भी वो सब सोचकर दिल जोर से धड़कने लगता है। वो कहती हैं, उनकी माँ ने बोला, बेटी आज मुझे लोग हॉस्पिटल लाए हैं, तुम मिलने आओगी क्या? बेटी नंदा रेड्डी कहती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फोन के बाद नंदा इतना रोई कि शायद ही वो आज तक कभी रोई हो और भागते भागते विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंच गई। अपनी माँ को देखकर नंदा रेड्डी चिपट गई और इधर स्नेहा लता भी अपनी बेटी को पकड़कर चूमने लगी। बार बार उनके बालों को सहलाती और चूमती ही चली जाती। नंदा ने भी अपनी माँ को मानो ऐसे पकड़ा था कि अब उन्हें उनसे कोई छुड़ा ही नहीं सकता। तब तक पुलिस का एक सिपाही आकर बोला, अब बाहर जाओ, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। हॉस्पिटल से टेम्परेरी दवाएं करवाने के बाद स्नेहा लता रेड्डी को पुलिस वैन में खींचकर बैठा दिया गया। वैन फिर जेल चली गई। स्नेहा लता रेड्डी दिन पर दिन दुबली होती चली गई। वो इतना दुबली हो गई मानो हड्डियों पर एक पतली मांस की परत चढ़ी हो। अस्थमा भी अब 4 गुना बढ़ गया था। बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण स्नेहा लता रेड्डी को जेल प्रशासन ने मजबूरी में कुछ दिनों के लिए पेरोल पर छोड़ दिया। 15 जनवरी 1977 को स्नेहा लता रेड्डी घर वापस आ गईं। स्नेहा लता रेड्डी घर पर पेरोल पर वापस आई थी। उनकी हालत बिगड़ी तो पेरोल पर उनको 15 जनवरी 77 में छोड़ा। पर जेल की क्रूरता उनके मन में बस गई थी। उन्हें हमेशा ये डर बना रहता कि उन्हें अभी फिर जेल जाना है। पिछली अमानवीय क्रूरता को सोच सोच कर छूटने के 5 दिन बाद ही 20 जनवरी 1977 को वो परलोक सिधार गईं। और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है। अब स्नेहा को इस नर्क की दुनिया से छुटकारा मिल गया था। पुलिस के पास स्नेहा लता के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिर भी उन्हें 8 महीनों तक इन यातनाओं को झेलना पड़ा। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था। एक महान अभिनेत्री, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद भी स्नेहा लता रेड्डी को कैद में वो सारी प्रताड़नाएं दी गईं जो कि एक आतंकवादी को दी जाती हैं। आज भी उनकी बेटी नंदा रेड्डी कहती हैं, उनके साथ हुई बर्बरता, क्रूरता, नंगेपन को सोचकर उनकी रूह कांप जाती है। नंदा रेड्डी इंदिरा गांधी को अपनी मां का कातिल मानती हैं। इमरजेंसी है, मतलब ऐसे कैसे पुलिस निहत्थी जनता पर गोलियां चला सकती है? नंदा रेड्डी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जब भी वो अपनी मां के बारे में सोचती हैं और किसी से भी बात करती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदा अपने आर्टिकल्स में हमेशा यही लिखती हैं कि उनकी मां अपनी मौत नहीं मरी, उन्हें मारा गया है, उन्हें भारत सरकार ने मारा है। इंदिरा राज खत्म करना है। सत्ता और राजगद्दी के लालच में देश में इमरजेंसी लगाई गई। न जाने कितने लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। स्नेहा लता रेड्डी के साथ जो भी हुआ, शायद इसी कारण उन्हें आपातकाल का पहला शहीद कहा जाता है। वैसे उत्तर के इलाके में स्नेहा लता रेड्डी को शायद ही कुछ लोग जानते हों, लेकिन दक्षिण के इलाके में स्नेहा लता रेड्डी की पूजा की जाती है। इन्हें लोग एक शहीद के रूप में जानते हैं। पर आप बताइएगा कि कभी आपने क्या इस अभिनेत्री का नाम सुना था कि कोई ऐसी भी अभिनेत्री है
जिनको इतनी बेदर्दी से हमारी सरकार ने मौत के घाट उतार दिया। अगर नहीं सुना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे वीडियो के माध्यम से इनकी कहानी को सुना तो ये भी जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो आखिर कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में हमें बनाने में लगभग 30 से 40 घंटे लगे हैं। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को साकार कर देता है। वैसे आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपका एक एक व्यू मुझे और मेरे परिवार को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। तो इसलिए मैं आपका हमेशा रेडी रहूंगा। और अगर आपको भारतीय सिनेमा के ऐसे ही कलाकार के बारे में जानना है जो भारत देश के लिए अंग्रेजों से लड़ा और जिसे फांसी की सजा तक हो गई, तो दाईं तरफ आ रहे वीडियो को जरूर क्लिक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।